आपको ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर बजट सत्र पर चर्चा हो रही है। लगातार तीखी बहस भी नजर आती है तो कई मुद्दों पर गहन चर्चा भी हो रही है। 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी संपदाओं में स्कूल हेतु उपलब्ध भूखंडों को दिनांक 6/5/1993 से खुली नीलामी द्वारा बेचा जाता है और दिनांक 6/5/1993 के बाद से स्कूल संस्थानों को भूखंडों का आवंटन रियायती दरों पर नहीं किया जाता। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संशोधित अधिनियमों 2019 के प्रावधान अनुसार कक्षा 5 और 8वीं कक्षा की हर वर्ष नियमित परीक्षाओं का आयोजन अनुसार सरकार द्वारा 25/6/2020 को नीतिगत निर्णय लिया गया और 8वीं कक्षा की परीक्षा हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस विषय को लेकर कुछ प्राइवेट स्कूल कोर्ट में चले गए और सरकार द्वारा इस विषय के संदर्भ में पुनर्विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संशोधन नियम की पालना हेतु यह नियमित परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बजाय SCERT के माध्यम से लेने बारे अधिसूचना जारी कर दी गई। लेकिन बाद में SCERT द्वारा हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा लेने की सिफारिश की गई, परंतु सरकार ने कोविड के कारण बनी परिस्थितियों और अभिभावकों की मांग पर यह परीक्षाएं 1 वर्ष के लिए रद्द कर दी गई। नियम 134A के तहत कुल 66,495 छात्रों द्वारा आवेदन किया गया, जिसमें केवल प्राइवेट छात्र स्कूलों के छात्र जो हैं वो 55,029 बच्चों ने आवेदन किया। टोटल जो आवेदन किया वो 66,495 है और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो आवेदन कर रहे हैं वो 55,029 हैं। सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो केवल 11,466 हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नियम 134A का फायदा अधिकांश प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे छात्र उठा रहे हैं, जबकि 134A नियम का प्रावधान सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब मेधावी छात्रों हेतु बनाया गया था। ऐसे भी कई मामले हैं कि जिन स्कूलों में छात्र पढ़ता है उसने उसी स्कूल को 134A के तहत विकल्प के रूप में भर दिया। इस नियम के तहत किए गए एडमिशनों की एवज में 2015-16 से अब तक इन्होंने पूछा कि पैसे जो हमने नहीं दिया, इस नियम के तहत किए गए एडमिशन के एवज में 2015-16 से अब तक 70,31,30,700 रुपए की राशि हमने प्राइवेट स्कूलों को दे दी है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा पारित 134A नियम के पुनरुद्धार हेतु सरकार के विचाराधीन है। बस सिद्धांतिक रूप पे इसमें हमने फैसला कर लिया है और अगले सेशन से हम इसको शुरू करें। धन्यवाद मंत्री जी। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी, मंत्री जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई भी परीक्षा जो हम कांटेक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, उसके जो रूल रेगुलर मापदंड जो होते हैं, जो उसका क्राइटेरिया होता है, वो पहले फिक्स किया जाता है या बाद में? पहले किया जाता है ना। तो मंत्री जी, मैं शायद आपके संज्ञान में सारी पूरी चीजें या तो विभाग लेके नहीं आता, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके विभाग के द्वारा पहले ये परीक्षा ली गई और उसका रिजल्ट भी आ गया, फिर आपके विभाग के द्वारा आपका पत्र संख्या बता रहा हूं 33/5/2021 PS डेटेड 28 दिसंबर 2021 को विभाग के द्वारा अध्यक्ष जी ये लेटर जारी होता है और उसके अंदर ये बात पॉइंट आउट की जाती है कि जो फैमिली आईडी है वो मैंडेटरी लागू करो, उसमें चेक किया जाएगा और जो उसकी जिस माता पिता की आय 1,80,000 से ज्यादा होगी वो इससे बाहर कर दिया जाएगा। मैं सदन में पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, ये चीजें क्राइटेरिया पहले क्यों नहीं आपने किया, बाद में? क्या आप इनसे इन बच्चों को वाकई में पढ़े के बहाने ढूंढ रहे हैं उनको बाहर करने के? आपने अभी आपकी लिस्ट जारी करी है, आप इस बात को मानते हो और आपके विभाग के द्वारा हमारे द्वारा अनस्टार्ट क्वेश्चन में भी आपने डिटेल दी है कि आपने 45,289 बच्चों को उसमें क्वालिफाई किया। उसमें से सिर्फ मात्र
आपने 21,000 बच्चों के दाखिले किए, जिससे 24,200 बच्चे उसके आज भी जो है ना धक्के खा रहे हैं उनके अभिभावक है जी। वो 12,000 मैं आपको बताता हूं, जिस 12,000 मंत्री महोदय 11,706 बच्चे आपने रद्द कर दिए उस क्राइटेरिया में लेके फैमिली आईडी के उसके अंदर जो आय का 1,80,000 का वो कर दिया, उसमें आपने 11,706 बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। रिजल्ट लेने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में जो कभी ये बनता ही नहीं कि आपने क्राइटेरिया पहले उसमें डाला नहीं, बाद में उसमें डाल के, ये कितना बड़ा घोर अन्याय है उन बच्चों के साथ। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने जनवरी में आपके पास एक लेटर भी भेजा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था, और ये वो फोटो हैं जो अखबारों की कटिंग है जिसके अंदर वो धरने में बैठे, सड़कों पे बैठे हैं, और उनकी 3 बार आपने डेट भी बढ़ाई थी। मैं उनके साथ उसमें कार्यक्रम में सारे न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हुई थी। ये उनके पेरेंट्स चक्कर काट रहे हैं और स्कूल वाले उनको घुसने दे रहे। और आप जिसके कह रहे कि आपने जो पुराना जिस स्कूल में थे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के बाद वो आगे थे, उस किसी स्कूल ने उनके दाखिले नहीं किए हैं। और मैं आपसे माननीय मंत्री जी एक बात पूछना चाहता हूं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको स्कूलों पे क्यों थोपने जा रहे हैं? आपका प्राइवेट स्कूल्स का कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा है, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं हो रही है, उनको वो सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। आप उनको थोप किस प्रकार से सकते हैं उन्होंने उनके स्कूलों के ऊपर? वो अगर नहीं आ रहे, उनका फंड लेट कर रहे हो आप, या जो फंड दे रहे हो वो कम दे रहे हो, वो आपकी ड्यूटी बनती है, आपको करना चाहिए। लेकिन एक गरीब जिस अंत्योदय की बात हम करते हैं, सरकार बात करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि अंतिम लाइन के जो गरीब के बेटे हैं, आज सबसे बड़ी चीज उनको ये भीख देने की बजाय फ्री के राशन नहीं चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए। उन बच्चों को जब शिक्षा देंगे तो अपने बलबूते वो काबिल होकर आगे जाएंगे। ये सबसे जरूरी है। माननीय मंत्री जी, मैं सदन में आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन गरीबों के उनको सुनो, उनका वो करो, बगैर शिक्षा के उनका उत्थान नहीं हो सकता। मैं आपसे बार बार निवेदन, ये अति महत्वपूर्ण, अध्यक्ष जी, बिल्कुल अति महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार के ध्यान में शिक्षा के बगैर गरीब का उत्थान नहीं हो सकता। वरुण चौधरी